आज हम स्टार्ट करेंगे 11th फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर सदिश विश्लेषण यानी कि वेक्टर एनालिसिस, जिस चैप्टर में हम सदिश राशियों के बारे में जानेंगे कि सदिश राशियों को हम कैसे जोड़ते हैं, सदिश राशियों को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उन्हें प्रदर्शित करते हैं। ये सारी चीजें हम सदिश राशियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक राशियां क्या हैं। पहले से जानते हैं कि भौतिक राशियां क्या हैं। किसी भी पदार्थ के ऐसे गुण जिन्हें हम माप सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। यहां पे दो कैटेगरी बताई थी हमने, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, और व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां जिन्हें हम मूल राशियों की सहायता से ज्ञात करते हैं। वहां पे हमने आपको उनका परिमाण का मापन बताया था। किसी भी भौतिक राशि के परिमाण का हम मापन कैसे करते हैं, ये मापन व मात्रक में हम पढ़ चुके हैं। जहां पे आपको भौतिक राशियों का मापन पढ़ाया, उसमें हमने यही पढ़ाया है कि किसी भी भौतिक राशि का परिमाण कैसे नापा जाता है, और किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए हमें उस भौतिक राशि के मात्रक की जानकारी होनी चाहिए। तो किसी भी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भी भौतिक राशि का परिमाण, उसमें दो चीजें होती हैं, आंकिक मान प्लस मात्रक। यानी किसी भी भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें उसका मात्रक पता होना चाहिए, और फिर उसका परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके मात्रक से तुलना करते हैं, है ना। फिर आंकिक मान प्लस मात्रक ही क्या होता है, भौतिक राशि का परिमाण होता है। ठीक है, अब ये हमें पता है कि भौतिक राशियां का परिमाण आंकिक मान प्लस मात्रक से हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें दिशा का देखें कि दिशा का क्या अध्ययन पड़ता है, तो उस आधार पर ये राशियां दो प्रकार की हो जाती हैं। एक होती हैं अदिश राशियां, और दूसरी होती हैं सदिश राशियां। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, ऐसी सभी भौतिक राशियां जिन्हें हम सिर्फ परिमाण की सहायता से यानी कि परिमाण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां। यानी कि जिन्हें सिर्फ परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इन राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां। यानी कि जनरली किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ उसके परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हो सकते हैं दूरी, चाल, कार्य, समय इत्यादि। ऐसी सभी राशियां जहां पर दिशा का महत्व ना हो, मतलब जिसे व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की कोई आवश्यकता ना हो, तो उन राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण ही काफी नहीं होता है, सिर्फ परिमाण से हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। मतलब उन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे हम बात करें बल की, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे बल की बात करें, बल कैसे एक सदिश राशि है। मान लेते हैं किसी तल पे कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक पिंड रखा है, इसे अगर इस डायरेक्शन में यानी कि राइट साइड में इसको ढकेलना है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको ढकेलने के लिए आपको बल लगाना पड़ता है। जानते हैं सभी लोग कि किसी भी वस्तु को अगर हमें गति की अवस्था में ले जाना है, या किसी भी वस्तु को इस एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाना है, तो हमें बल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम किसी बल लगा के धक्का देंगे या खींचेंगे। अब उसकी डायरेक्शन क्या है, इसको आप ऊपर से पकड़ के ऐसे खींचे या ऊपर से ऐसे बल लगा दें, तो क्या गुटका इस तरफ खिसक जाएगा? नहीं। जब तक हम इस पर बल इस डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे, तब तक ये गुटका इस डायरेक्शन में
नहीं खिसकेगा, है ना। यानी कि बल इस डायरेक्शन में लगाएंगे तब ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है। यानी कि किसी भी वस्तु को चलाने के लिए हमें बल लगाना है तो कितना बल लगाना है, इसके साथ हमें और क्या जरूरत पड़ेगी, किस दिशा में लगाना है, ये भी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, ठीक है। इसी तरह विस्थापन भी क्या है, एक सदिश राशि है। इसी तरह वेग भी क्या है, एक सदिश राशि है। त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है। ये सभी राशियां क्या हैं, सदिश राशियां हैं। क्यों सदिश राशियां हैं, क्योंकि इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ परिमाण से व्यक्त नहीं कर सकते। इनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। तो इस तरीके से हमें अदिश राशि और सदिश राशि में डिफरेंस क्लियर हो गया। क्या है, ऐसी राशियां जिन्हें हम सिर्फ परिमाण की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं, अदिश राशियां होती हैं। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। अभी हमने जैसे बताया कि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, तो वो क्या होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। अब एक क्वेश्चन है कि क्या सभी राशियां जिनमें दिशा होती है वो सदिश राशि होती है। जैसे बात करते हैं, क्या सभी राशियां जिनमें दिशा होती है सदिश राशियां होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि क्या ऐसी सभी राशियां जिनमें दिशा हो तो वो सदिश राशि होती है, या इसके अलावा भी कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो एक चीज समझिए, जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि वैद्युत धारा की। सभी को पता है वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। सभी को पता है किसी चालक में बहने वाली धारा ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन को बहने की विपरीत दिशा में होती है। तो जैसे इस चालक में इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है और इस तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, तो यानी कि इसमें जो बहने वाली धारा है उसमें क्या है, धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। जैसे हमने लिखा 5 एम्पियर और ये तार लिख दिया AB, है ना। तो हमने क्या बताएगा, A से B की तरफ 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे धारा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा भी है। लेकिन वैद्युत धारा क्या एक सदिश राशि है, तो इसका आंसर है यद्यपि वैद्युत धारा में दिशा होती है तथापि यह कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। अब इसका आंसर, इसका रीजन क्या है भाई, हमने तो आपको यही बताया कि ऐसी सभी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़े तो उन राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। और यहाँ पे वैद्युत धारा में दिशा है और हम बता रहे हैं कि A से B की तरफ धारा है, यानी कि हम इसका परिमाण भी बता रहे हैं और दिशा भी बता रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि धारा क्या है, एक अदिश राशि है। तो क्या रीजन है कि वैद्युत धारा को हम अदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि नहीं कहते हैं। तो समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं यहां पे 2 चालक हैं, एक चालक ये हो गया, एक चालक ये हो गया, तीसरा चालक ये, ठीक। इसमें इधर से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, इधर से 3 एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक है।
तो इसमें नीचे कितनी करंट होगी, 3 इधर से आ रही है, 2 इधर से आ रही, तो इधर कितनी करंट आएगी, 5 एम्पियर आएगी। ठीक है, 2 एम्पियर इधर से, 3 एम्पियर इधर से, सिंपल 2 और 3 हमने क्या किया, ऐड कर दिया, कितना आया, 5 एम्पियर आ गया। क्लियर, बात समझ में आई कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि एक तार में 2 एम्पियर धारा है, इधर से 3 एम्पियर धारा, दोनों को मिला दिया, तो जो तीसरा तार जा रहा है जो दोनों से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समझ लीजिए, तो यहाँ पे इसमें कितनी धारा होगी, 5 एम्पियर होगी। वही बात करते हैं फोर्स की। एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, आपने इधर से 10 न्यूटन का बल लगाया, इधर से 10 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, दोनों तरफ से 10 न्यूटन का बल लगाया, तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इसको तो ऐसे नीचे आ जाना चाहिए था, है ना, लेकिन ये गुटका क्या नीचे मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, ये क्या हो जाएगा, अपनी तरफ से ही संतुलित हो जाएगा। भाई जितना बल इधर से लगाया गया उतना बल उधर से भी लगाया गया, तो गुटका अपनी जगह पे क्या होगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। यानी कि यहां पे ऐसा नहीं हुआ कि 10 + 10 20, क्या ये सही है, नहीं सही है। इस पे बल एक डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा था, उसकी विपरीत दिशा में 10 न्यूटन लग रहा था, और यहां कितना हो गया, 0। बात समझ आई कि यहां पे जैसे आपने करंट में देखा था कि 2 एम्पियर इधर से आ रही, 3 एम्पियर इधर से आ रही थी, और नीचे की तरफ जो तार गया उसमें 2 + 3 5 एम्पियर की धारा मिलती है। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है, प्रेक्षण भी इसका लिया जाता है कि आपको यही रिजल्ट मिलेगा। और ये भी आपने देखा होगा कि अगर ऐसे ऑब्जेक्ट रखे, जितना बल इधर से लगाते हैं उतना बल उधर से लगाए, तो दोनों तरफ का बल ऐड होकर यहाँ 20 न्यूटन नहीं हो जाएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना धक्का हम इधर से लगा रहे उतना ही धक्का उधर से लगा रहे हैं। ऐसे कभी भी बराबर से दोनों तरफ से बल लगाइए तो क्या होगा, किसी भी तरफ मूवमेंट नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि उनका नेट फोर्स कितना हो जाता है, उस पर जो परिणामी बल है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है दोनों में ये रूल अलग अलग क्यों है। देखिए यहां पे ये साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ा या घटाया गया है, और यहां पे हमने किसका प्रयोग किया है, वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित का योग किया है। ठीक है, जिसके नियम अभी आगे हम पढ़ेंगे। यहां पे क्या लगी है, सदिश बीजगणित लगी है, और इसे हमने समान बीजगणित से जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये एक कारण है कि धारा में दिशा होते हुए भी, है ना, ये क्या कर रही है, समान बीजगणित के नियमों का पालन कर रही है, इसीलिए इसे हम सदिश राशि ना कह के क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो एक रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं क्या, वे राशियां सदिश राशियां होती हैं, कौन कौन सी, जिनमें परिमाण के साथ दिशा होती है तथा जिन्हें सदिश बीजगणित द्वारा जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या सभी राशियां जिनमें दिशा होती है सदिश राशियां होती हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि सभी राशियां जिनमें दिशा हो तो वो हमेशा सदिश राशि हो। सदिश राशि कब होगी, जब कंप्लीटली हम सदिश राशि तभी कह पाएंगे जिनमें परिमाण के साथ दिशा हो, साथ में वो सदिश बीजगणित द्वारा जोड़ी या घटाई जाए, है ना, उसे समान बीजगणित से जोड़ा या घटाया ना जाए। तो यहां से जैसे यहां पे वैद्युत धारा क्या है, वैद्युत धारा में दिशा तो थी लेकिन फिर भी क्या है, ये एक अदिश राशि है क्योंकि इसे हम समान बीजगणित से जोड़ सकते हैं। वहीं बल क्या है, एक सदिश राशि है, भाई बल में भी परिमाण और दिशा है, और क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसे हम समान बीजगणित से जोड़ या घटा नहीं सकते। ये 10 + 10 20 क्या है, गलत है ना, क्योंकि 10 + 10 20 होता तो इस भाई ज्यादा फोर्स इस पे लगता, लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं लगा, क्या हुआ, यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो हमने सदिश बीजगणित से जब निकाला तो क्यों 0 हुआ, पता चल गया कारण कि यहाँ पे सदिश बीजगणित से जब हमने इसका रिजल्ट निकाला तो 10 - 10, इधर वाला फोर्स हमने प्लस मिले, इधर वाला माइनस में कितना हो गया, 10 - 10 फोर्स कितना हो गया, 0। तो सदिश बीजगणित से पता चला कि इसका जो परिणामी बल हुआ है 0 है, यानी कि बल को हम सदिश बीजगणित से जोड़ते हैं और बल क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। तो ये 2 पॉइंट अच्छे समझ लीजिएगा कि
सदिश राशि की पूरी डेफिनेशन क्या है। नॉर्मली हम कह देते हैं ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता हो वो सदिश राशियां होती हैं, लेकिन ये डेफिनेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। हम कब कहेंगे सदिश राशियां? ऐसी राशियां सदिश राशियां होती है जिनमें परिमाण के साथ दिशा हो तथा जिन्हें सदिश बीजगणित द्वारा जोड़ा या घटाया जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वेक्टर नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। यानी कि संकेतन व निरूपण, संकेतन व निरूपण, ठीक है। यानी कि सांकेतिक रूप में वेक्टर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं और मतलब कैसे लिखते हैं, और हम वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या है संकेतन? किसी सदिश राशि के ऊपर एरो यानी कि तीर है ना, इस तरह वाला साइन, जो भी भौतिक राशि है उसके ऊपर इस तरह का एरो या तीर लगाकर सदिश राशि को निरूपित किया जाता है। जैसे बल को हम कैसे लिख सकते हैं? बल एक सदिश राशि है तो बल के लिए F लिखते हैं, F के ऊपर हमने क्या लगा दिया? वेक्टर लगा दिया। बल के ऊपर क्या लगा दिया? F के ऊपर वेक्टर लगा दिया। इसी तरह विस्थापन, विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है तो D फॉर डिस्प्लेसमेंट, उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? वेक्टर लगा दिया। इसी तरह त्वरण सदिश राशि है तो A के ऊपर हमने क्या किया? वेक्टर लगा दिया। यानी कि सांकेतिक रूप में सदिश राशि को लिखने के लिए हम उस राशि के ऊपर क्या करते हैं? एरो का साइन लगा देते हैं। यानी कि किसी भी राशि के ऊपर अगर ये एरो का साइन या तीर का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब वो कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। मतलब इस तरीके से हमने लिखा तो वो क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। यानी कि अब एक चीज और देख लेते हैं, किसी सदिश राशि, जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए है ना, इसका जो परिमाण होता है, यानी कि जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि जो राशि ए है वो क्या है? एक सदिश राशि है। वेक्टर ए क्या है? एक सदिश राशि है। तो अगर हमें सिर्फ इसका परिमाण लिखना है, मतलब हमें सिर्फ इसका परिमाण दिखाना, हमें इसकी दिशा नहीं लिखनी है, तो उसे लिखने का तरीका ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, या फिर सिर्फ ए लिख देते हैं, यानी कि वेक्टर का साइन हटा के लिख देते हैं। यानी कि किसी भी सदिश राशि का अगर परिमाण लिखना है, जैसे कोई राशि वेक्टर ए दे रखी है, उसका सिर्फ परिमाण प्रदर्शित करना है तो वेक्टर के ऊपर हम मॉड लगा देते हैं या सिर्फ ए लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि जहां पे हमें सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़ेगी तो या तो हम मॉड लगा के लिखेंगे या सिर्फ उस क्वांटिटी को हम लिख देंगे, ठीक है। जैसे किसी वस्तु पर लगाए गए बल वेक्टर F, मान लेते कोई बल वेक्टर F लगा है तो इसका अगर हमें परिमाण लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर F लिख देंगे या सिर्फ F लिख देंगे, ठीक है। यानी कि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जैसे भी हम कहीं क्वेश्चन लगा रहे हैं और हमें सिर्फ उसका परिमाण चाहिए, हमें उसकी दिशा को डिफाइन नहीं करना, उसकी दिशा को नहीं दिखाना है, तो हम या तो मॉड लगा के लिख सकते हैं या सिर्फ हम बिना वेक्टर के उस क्वांटिटी को लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये भी क्लियर हो गया कि हम सदिश राशि को कैसे लिखते हैं, चिन्ह लगाकर लिखते हैं,
कौन सा चिन्ह, एरो का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। और अगर उसका परिमाण लिखना है तो सिर्फ मॉड लगा देंगे या फिर साइन को हटाकर लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेक्टर लगा है तो मॉड लगाएंगे, या फिर अगर वेक्टर हटा देंगे तो फिर हमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये दोनों ही सदिश राशियां नहीं है, ये दोनों ही इस सदिश वेक्टर ए यानी कि वेक्टर ए जो है उसके परिमाण को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब आता है इसका निरूपण कैसे करते हैं। ठीक है, सदिश का निरूपण एक तीर द्वारा किया जाता है। सदिश का निरूपण या कह सकते हैं आरेखन, है ना, आरेखन कैसे करते हैं, एक तीर द्वारा करते हैं। जिसमें तीर की लंबाई सदिश का परिमाण तथा तीर का शीर्ष सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। कैसे, सदिश का निरूपण किससे करते हैं, तीर द्वारा करते हैं। तीर की लंबाई क्या बताती है, उसका परिमाण बताती है, और तीर का शीर्ष क्या बताता है, दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं वेक्टर ए है, तो जो शीर्ष है, जैसे ये मान लेते हैं ओ से पी तक, है ना, एक लाइन हमने ड्रॉ की है, तो ये हो गया, मान लेते हैं वेक्टर ए, कोई सदिश है ए। तो ये बिंदु क्या कर रहा है, ये शीर्ष क्या बता रहा है, वेक्टर ए की दिशा, क्या बता रहा है, वेक्टर ए की दिशा। मतलब इस डायरेक्शन में जो राशि है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, शीर्ष की डायरेक्शन में है। क्लियर, जैसे किसी सदिश राशि को हमें निरूपित करना है आरेख से, तो हम क्या खींचेंगे, एक तीर खींचेंगे। तो तीर पे जो शीर्ष है वो क्या बताता है, इस भौतिक राशि की जो भी राशि वेक्टर है उसकी दिशा को बताता है। और ये जो इसकी लंबाई है ओ से पी तक, वो क्या बताती है, वेक्टर ए का परिमाण, क्या बताती है, वेक्टर ए का परिमाण, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम मॉड ऑफ ए या सिर्फ ए से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी सदिश राशि को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जहां पे जो तीर का चिन्ह लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, वेक्टर ए की दिशा को व्यक्त कर रहा है, और इसकी जो लंबाई है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, इस सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करती है। ठीक है, जो नोट करने वाला लगे आप नोट कर लीजिए। चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, निरूपण के, यदि दो सदिश ए व बी के शीर्ष एक दिशा में है तथा उनकी लंबाइयां भिन्न हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए और ये हो गया दूसरा वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन एक ही है लेकिन दोनों की लंबाइयां क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों सदिश की दिशा एक है, मतलब दोनों सदिश समांतर हैं लेकिन परिमाण अलग अलग है, इसका मतलब सदिश बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, तो सदिश क्या है, तो दोनों सदिश समांतर हैं किंतु असमान है, लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं है। सिर्फ क्या समान है, दोनों में दिशा समान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि दो सदिश ए व
बी की लंबाइयां समान है, किंतु दिशा भिन्न है। जैसे देख लीजिए, ये मान लेते हैं वेक्टर ए और ये मान लेते हैं वेक्टर बी। ठीक है, मान लेते हैं ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों की लंबाइयां तो बराबर है, मतलब इनका परिमाण समान है, इनका परिमाण समान है, लेकिन फिर भी ये सदिश क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक है, तो इनके परिमाण तो समान है, किंतु सदिश असमान है। मतलब ये कंफ्यूज मत होइए इसमें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों वेक्टर में क्या था, डायरेक्शन एक थी, इन दोनों वेक्टर में मैग्नीट्यूड एक था, लेकिन फिर भी दोनों सदिश क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब अगर कोई सदिश बराबर होगा, दोनों सदिश समान होंगे, तो केवल हम तब समान कहेंगे जब इनकी दिशा समांतर हो और साथ में दोनों का परिमाण क्या हो, समान हो। तो कह सकते हैं यदि दो सदिश ए व बी समांतर हो, मतलब एक ही दिशा में हो, तथा उनकी लंबाइयां भी समान हो, भी समान हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें समान सदिश कहते हैं। ठीक है, जैसे ये वेक्टर ए है, उतनी लंबाई का वेक्टर ए है। ठीक है, वेक्टर बी, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे दोनों का भाई लंबाइयां बराबर, मतलब परिमाण भी बराबर, और समांतर मतलब दिशा भी एक है, यानी कि दोनों सदिश क्या है, एक है। यानी कि कोई दो सदिश तभी बराबर होंगे, तभी समान कहे जाएंगे, जब दोनों के परिमाण बराबर हो और दोनों की दिशाएं एक ही हो, तब वो दो सदिश क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट देख लीजिए, किसी सदिश को अगर थीटा बराबर 2n पाई से घुमा दिया जाए, जैसे इसको घुमा के फिर से लाया जाए, तो ये इसी स्थिति में तो आ जाएगा। अगर इस वेक्टर को ऐसे 360 डिग्री, 2n पाई का मतलब 360 या 720 इतने कोण घुमा दिया जाए, तो ये फिर से उसी अवस्था में वापस लौट आएगा, यानी कि वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये मान लेते हैं कोई वेक्टर है, ठीक है, अब ये दूसरा वेक्टर है जिसको घुमा के लाया गया है 360 डिग्री, फिर वो यहीं पे तो आएगा, यहां पे कोण मान लेते हैं कितना था, अल्फा था। अब ये जब 360 घूम के आएगा तो कोण कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 360 हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी भी ये क्या होगा, वेक्टर ए के बराबर ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। किसी सदिश को अगर हम क्या करते हैं 360 डिग्री के मल्टीपल में, यानी कि 360 डिग्री या 720 डिग्री, यानी कि 2n पाई कोण अगर घुमा देते हैं, जैसे 2 पाई 4 पाई, भाई 2 पाई यानी कि 360, 4 पाई यानी कि 720, इसी तरीके से यानी कि 360 के होल मल्टीपल में अगर हम उतने कोण इसको घुमा देंगे, तो उस सदिश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर किसी वेक्टर को पैरेलल रखते हुए किसी भी डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस कर दिया जाए, जैसे वेक्टर ए रखा है, इसी डायरेक्शन में इसको हम बढ़ा के यहां पे लेके चले आए, तो इस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस राशि को ये प्रदर्शित कर रहा है उसी राशि को ये भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि किसी वेक्टर को समांतर, उसकी दिशा को बराबर रखते हुए किसी भी दिशा में अगर इसको हम डिस्प्लेस कर दें तो राशि पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसको यहां से उठाकर लेके चले गए, यानी कि किसी सदिश को
उसकी दिशा में, उसी दिशा में मतलब उसी की पैरेलल है ना, दिशा में विस्थापित करने पर सदिश अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, सदिश के बीच कोण कैसे निकालते हैं। इसकी भी बहुत जरूरत पड़ने वाली, इसलिए बता दे रहे हैं सदिश राशियों के बीच कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ये हो गया ए और दूसरा वेक्टर हो गया वेक्टर बी। ठीक है, अब इसको इस तरीके से बढ़ाया जाए कि दोनों एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करें। ठीक है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच का कोण। ध्यान दीजिए, ये वैल्यू वो ली जाएगी जो 180 से कम हो। जैसे मान लेते हैं भाई, ये भी तो कह सकते हैं आपने इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया। ठीक है, तो ये कोण भी तो हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे वो कोण लेते हैं जो 180 से क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये थीटा। ठीक है, इसी तरीके से मान लेते हैं ये हो कोई सदिश ए, ठीक है, और ये है सदिश बी, इस तरीके से हो। ठीक है, ये सदिश ए और ये सदिश बी। अब इसको क्या करेंगे, इधर की तरफ बढ़ाएंगे तब तो इंटरसेक्ट होगा नहीं, इसको हम इधर की तरफ बढ़ाएंगे, इसको इधर की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि अब इसकी डायरेक्शन क्या है, आप लोग को ये कोण दिख रहा होगा, है ना, ये कोण नहीं होगा। कैसे, ये वेक्टर बी की डायरेक्शन है ना, तो वेक्टर बी की डायरेक्शन हो गई इस तरफ। ठीक है, और वेक्टर बी की ए की डायरेक्शन इस तरफ, दोनों के बीच का ये जो कोण है वो क्या होगा, सदिश ए और बी के बीच का कोण होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर सदिशों के बीच का कोण निकालना है तो पहले उनको इस तरफ बढ़ाइए कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। उसके बाद ए और बी की जो डायरेक्शन है उनके बीच का जो कोण 180 से कम हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, सदिशों के बीच का कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ए था, सॉरी ये ए था और ये वेक्टर बी था, दोनों के बीच का ये कोण बना। इसी तरह यहाँ पे ए इस डायरेक्शन में था, बी इस डायरेक्शन में था। कोण कैसे निकालेंगे, इसमें ए को हम आगे बढ़ाएंगे। अब ए की डायरेक्शन तो ये है ना, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना ये बी, और ए इस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, ए इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और बी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। तो ये जो कोण होगा वो ए और बी के बीच का कोण होगा। यहाँ पे देखिए कोण क्या है, न्यून कोण है, और यहाँ पे ए और बी के बीच का कोण क्या है, 90 से ज़्यादा है, यानी कि अधिक कोण है। तो ये बेसिक पॉइंट, किस तरीके से हम सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं, सदिश को लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है।